दोस्तों हम आ गए हैं अपना प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे थे सॉल्व अपना बचा हुआ भाग लेकर। जैसा कि आप सबको पता है मैं इस समय ये इंडियन पॉलिटी का पहला प्रैक्टिस सेट करवा रहा था। ये हमारा जो सेट था मेरे भाई, ये पहला सेट था और पहले सेट में हमने यह पूरा इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित पूरा क्वेश्चन लेकर आया था। पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड था और इसमें हमने पूरा अब तक 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और समय की बाउंडेशन के कारण हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करके रुक गया था और आपसे कहा था कि अगला 25 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। ये अगला 25 क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें देखेंगे कि आप छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे और ये हमारा जो टेस्ट सीरीज़ था मेरे भाई खास करके बिहार PCS और ARO और ARO पर आधारित था और इसके साथ ही साथ ये फैक्चुअल ये ज़्यादा हैं, तो इससे हमारा जो है जो बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे जो एग्ज़ाम हैं इनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मेरे भाई चलिए हम लोग अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखिए हम लोग 100वां क्वेश्चन कर लिए थे, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ 100वां में क्या है। देखिए इसमें 100वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद की चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। आप लोग इन नहीं को ज़्यादा ध्यान में रखा करिए क्योंकि ये जो नहीं वाला शब्द होता है मेरे भाई बहुत गलत करवाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रख के थोड़ा सॉल्व किया करिए। तो मेरे भाई संविधान में देखिए मंत्रिपरिषद की भी चर्चा है, मंत्रिमंडल की भी चर्चा है, प्रधानमंत्री की भी चर्चा है, लेकिन डिप्टी CM की चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। इसमें पूछा है किसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, तो डिप्टी CM की, डिप्टी PM की। तो आगे चलिए हम लोग अब यहाँ तक तो देख लिया। तब हमारा शुरू होता है 101 क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे भाई, राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति को निम्न में से किस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। हमें पता है राज्यसभा में कुछ सदस्यों को, जैसे राज्यसभा में कहा गया है कि 250 सदस्यों की चर्चा की गई है, उनमें से कहा गया है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है ये 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर उसमें जो है वो नामांकित कर लेगा, यानी बिना चुनाव के माध्यम से उसमें शामिल कर लेगा। तो चाहे यही इसमें संविधान में कहा गया है। हालांकि सरकारें जो है इस नियम का उल्लंघन करती हैं, वो अपने जो है वोट बैंक के कारण जो है वोट बैंक को देखते हुए जो है व्यक्तियों को शामिल कर लेती हैं, लेकिन संविधान में यही कहा गया है कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर नामांकित किया जाना चाहिए सदस्यों को। तो इसका आंसर यही होगा कि पूछ रहा है कि व्यक्ति को किस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए जिसको राज्यसभा में नामांकित किया जाना है, तो उसका आंसर D होगा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो आगे चलिए मेरे भाई हम लोग देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन 102। तो मेरे भाई ये देखिए क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई कार्यकारी संकल्प के आधार पर, संवैधानिक उपबंध, संसदीय अधिनियम, संथानम समिति से। तो इसके हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आगे चलिए हम लोग अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होना चाहिए और लोकसभा यानी जो सांसद या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इसमें हमें 25 साल एज होनी चाहिए और राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए हमें जो उम्र जो है 30 साल होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहा है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। तो यही अगर लोकसभा का पूछा होता तो लोकसभा का 25 साल हो जाता। तो आप लोग इसे जान गए अच्छे से। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 इसमें सुमेलित होंगे, 1 सुमेलित नहीं है, उसी को आपको बताना है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, 252 नहीं, ये सरासर गलत है। संविधान में जो चर्चा की गई है वो 250 की गई है, तो 250 की चर्चा की गई है, तो ये गलत हो गया हमारा। तो बाकी सब सही होंगे, तो गलत पूछा है तो गलत हमारा यही है और बाकी ये सब सही हैं, तो सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम सबको पता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की वोट काउंटिंग सिस्टम है जो प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है मेरे भाई, जैसे हमारे सांसद लोग लड़ते हैं, तो इसमें जो है जो जीता वही सिकंदर, मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट पा गया वही विजयी होता है। तो इसके आधार पर ये होता है, इसमें जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकसभा में। इसमें वोट को गिना जाता है 1-2 करके, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही विजयी होता है। लेकिन इन तीनों में जो है ये राष्ट्रपति वाले में, विधान परिषद वाले में, उपराष्ट्रपति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
तो इसको हम कभी आपको बताएंगे क्या होता है। ये वरीयता के आधार पर जो है इसको वोट डाला जाता है और उसके थ्रू ये गिना जाता है। तो चलिए हम इसको कभी बताएंगे डिटेल से, आप इतना समझ लीजिए। और आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों में लोकसभा तथा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो 2000 से स्थिर रखा गया था को अब तक बढ़ाकर कब तक के लिए स्थिर कर दिया गया है। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा बी, 2026 तक। देखिए 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है 2000 तक स्थिर रखा गया था, लेकिन उसे अब बढ़ाकर 2026 तक रख दिया गया है। 2026 के बाद इसमें फिर से कुछ हेर फेर होगा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, 107वां। तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये सॉरी ये किधर चला गया भाई, थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। फिर यहाँ नहीं आ गया मेरे भाई, कहीं भी नहीं आए आप उसे तुरंत मार्किंग कर लिए, क्वेश्चन बहुत गलत करवाता है। तो देखिए क्या है, किसी विधेयक पर यह निर्णय देना कि वह धन विधेयक है या नहीं, ये बात सही है। तो ये सही है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्योंकि ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा वित्तीय विधेयक है, कौन सा धन विधेयक नहीं है। तो ये तो बात सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता तय करना, ये भी बात सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला पूछा है लोकसभा की समितियों के सभापति की नियुक्ति करना, तो ये भी बात सही है, लोकसभा अध्यक्ष ही समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो ये गलत हो गया। किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करना, कोई सदस्य जो है उसकी अयोग्यता का निर्धारण करना, ये लोकसभा अध्यक्ष का काम नहीं होता, ये राष्ट्रपति का काम होता है, तो यही गलत है। तो क्वेश्चन 7वां का ऑप्शन यही हो गया। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें कौन था 7वां। तो हमें अब 8वें पे चलना है। देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं 8वें पर। 8वां क्या कह रहा है मेरे भाई, वित्त आयोग में से कौन सा वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो पहला कार्य लिखा है संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण, ये बात तो सही है, वित्त आयोग का यह काम होता है। फिर दूसरा है राज्य, नगर पालिका और नगर पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करना, यानी जो नगर पालिका और पंचायत के संसाधनों, वहाँ को कितना पैसा मिल रहा है, काम करने के लिए कितना नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी व्यवस्था करना वित्त आयोग का काम होता है। तो ये भी सही है। तीसरा का कहा है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटान करना, तो ये मेरे भाई ये गलत है, इसका काम ये सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो ये तीसरा गलत है। तो आपको ये अब एलिमिनेशन विधि लगाना है, जिसमें 3 होगा वो गलत हो जाएगा। तो डी में 3 है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, और 1, 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, यही सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब 9वां देख लें हम लोग, 9वां में क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लें हम इसको, तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो क्या है 9वां में, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर नहीं आ गया, तो जो नहीं है हमें उसी को लगाना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत है, ये बात सही है, लेकिन हमें नहीं चुनना है, तो ये गलत हो गया। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 323, तो ये गलत है। निर्वाचन आयोग जो है मेरे भाई वो 324 से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। गलत तो हमें गलत पूछा है, तो गलत ये हो गया। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 संबंधित, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है, तो गलत हमारा बी होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 110वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल कमीशन ऑफ एसटी की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो मेरे भाई इसका अनुच्छेद 38A में दिया गया है। अगर यही पूछा होता अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो अनुच्छेद 338 हो जाता, और लेकिन इसमें दिया है अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद बी, तो ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 338 है, तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग अपना अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
थोड़ा सा छोटा कर ले तो हमारे पूरा डिस्प्ले पे आ जाएगा ये। तो ये क्या कर रहा है, अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है, इसमें नहीं बताना है, फिर यही बात आ गया। यानी जो सही होगा हमारा वो ऑप्शन गलत रहेगा, और जो गलत रहेगा हमको वही चुनना है, वही हमारा सही ऑप्शन रहेगा। यह अनुसूचित जाति के किसी सदस्य की शिकायत की जांच कर सकता है, ये बात तो सही है। ये जो अनुसूचित जाति होता है, यह ऐसे सदस्यों की शिकायत की जांच तो करेगा ही। यह आपराधिक न्यायालय की शक्तियाँ धारित करता है, ये बात गलत है मेरे भाई। आपराधिक न्यायालय नहीं, क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियाँ नहीं धारित करता है, ये सिविल कोर्ट, ये जो सिविल कोर्ट होता है उसकी शक्तियाँ धारण करता है। तो ये गलत हो गया। तो मतलब ये अपने आप में सही था, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो ये गलत हो गया। ये अपने आप में तो सही ऑप्शन है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये क्वेश्चन ये गलत है तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ये हो गया। बाकी अपने आप में ये भी सही है, ये भी सही है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं 112वां क्वेश्चन। अब हम लोग का बढ़िया हो गया मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं इससे फैक्ट भी बताते जा रहा हूँ। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स तैयारी करें, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको सिर्फ स्टेट पीसीएस, जैसे बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, जो भी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसके लिए तो रामबाण है ही, और साथ ही साथ जैसे आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 112वां में हम लोग देखते हैं क्या है, किस अधिनियम, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यही पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की मतलब बात किया गया था, लेकिन यह इसकी स्थापना होते होते 1937 में हुआ था स्थापना, और कानून बना था 35 में। तो ये हो गया। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार त्रिसदनी, तो सॉरी यहाँ पर बैटरी भी लो गई हो गई है हमारी। तो दोस्तों क्या है, 113वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार, विधान पालिका मतलब जो वो विधायिका की बात कर रहा है, प्रथम बार त्रिसदनी बनाई गई थी। तो मेरे भाई 1919 में, 1919 की जो अधिनियम था, इसके तहत जो है ये द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी। यानी केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग, जैसे केंद्र स्तर पर मतलब जैसे इसमें प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, ये जो द्विसदनी ये जो सिस्टम बना था ये 1919 के तहत बना था, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो इसको चलिए हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें 4 विशेषता दिया गया है, और कह रहा है कि कौन सी 1935 अधिनियम की विशेषता नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं था। तो एक नहीं होगा, 3 होंगे। तो जो नहीं है हमको वही चुनना है। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र स्तर लागू करना, अवशिष्ट ये ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये इसमें गलत है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये सब अपने आप में सही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गए। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। अब हमारा सही है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन, जब संविधान सभा बैठी तो उसका उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। हमें पता है मेरे भाई, अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम लोग एक संविधान सभा बनाकर दिखाओ, संविधान बनाकर दिखाओ कि कैसे देश को चलाओगे। तो उसके लिए सब लोगों ने एक संविधान सभा बनाई, और संविधान सभा में जो सदस्य बैठे थे तो ऐसा तो है नहीं मनमानी तरीके से आ गए थे, हम आएंगे हम आएंगे। तो उनका कहीं न कहीं से चुनाव हुआ होगा, लेकिन वो वोट के माध्यम से नहीं हुआ था। ऐसा नहीं को कहीं इतना अपना देश उस समय जो है तरक्की पे नहीं था कि पूरा वोटिंग करने लायक वोट के माध्यम से आए थे। वो प्रांतीय सभाओं द्वारा चुन कर आए थे। हर एक प्रांत में सभा बनती थी, उन सभा में से जिसको भेजा जाता था वही संविधान सभा का सदस्य बना था, और वही लोग संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इसका आंसर ये होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित होकर आए थे। तो आगे चलिए, हम लोग 116 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग 117 पे चलते हैं। 117 पे देख लें क्या है, बहुत बढ़िया।
डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के सदस्य कितने सदस्य थे? हमें सब पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति जो बनी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। तो इसका आंसर ये हो गया। तो मेरे भाई चलिए अब हम लोग आगे अपना देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 18। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। इसकी जितनी तारीफ़ किया जाए मेरे भाई उतना कम है कि संविधान सभा का सलाहकार कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बी.एन. राव। बी.एन. राव ही संविधान सभा के सलाहकार थे। तो ये है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं 19वां में क्या है। नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है। अगर जैसे मान लीजिए कोई नया राज्य हम सरकार बनाना चाहती है तो उस शक्ति किसके पास होगी? किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगी, ये संसद के पास होगी। ऑप्शन नंबर ए। संसद क्या होता है? साधारण बहुमत से एक विधेयक पारित करेगी और वह विधेयक पारित हो जाएगा तो वो किसी राज्य के नाम बदल सकते हैं या फिर जो है नया राज्य बना सकते हैं, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सब काम जो है ये किया जाता है ये संसद के द्वारा साधारण बहुमत से। तो यह ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत से होता है नए राज्यों का गठन। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं 20वां में क्या है। निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? तो मेरे भाई कौन? अगर हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो उसका संरक्षक कौन होगा? सीधी सी बात है, हम लोग कोर्ट भागेंगे, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है। और एक बात आपको यहाँ और जान लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जैसे हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वहाँ एक रिट जारी होगा। तो रिट जारी होगा तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से, यदि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो 226 के माध्यम से रिट जारी होगा। तो इसके माध्यम से हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का जो हमारा उल्लंघन हुआ है उसको हम जो है संरक्षक करवा सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्या है 21वां में। किस समिति की सिफारिश पर किस समिति की सिफारिश से संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी। इस समिति के सुझाव पर ये संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हमें पता है कि अनुच्छेद जो है 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। पहले 10 था लेकिन बाद में 11 कर दिया गया। कुल 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, कुल हैं चर्चा की गई। तो 22वां में अब हम लोग देखें क्या है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? अभी जैसे मैंने बताया 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 था, बाद में एक और जोड़ दिया गया तो 11 हो गया। तो ये हुआ। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 23वां में। वह राज्य जिसने 21 मार्च 2018 को कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया। तो मेरे भाई कौन हो सकता है? तो इसका ऑप्शन जो है करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो केरल है। इसका ट्रिक याद करने के लिए आप लोग देखेंगे नक्शा में, केरल भी तो कटहल की तरह ऐसे लंबा सा है। तो इसलिए आप याद रख लीजिए कटहल किस देश का ऑफिशियल फल घोषित किया गया है, तो वो है केरल का। तो आगे अगर हम लोग अपना देखें 24वां में, तो 24वां में क्या है मेरे भाई। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो ये आप लोग तो जानते होंगे, करंट अफेयर पढ़े होंगे। तो इसका आंसर ये है। तो ये हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन को महिला किसान दिवस घोषित किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे मेरे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसान कल्याण मंत्रालय ने यह महिला किसान दिवस घोषित किया, तो किस दिन को घोषित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ये है। तो मेरे भाई हम लोग देख लिए। जो अब नीचे जो है ये पुराने कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, इसको हम करंट अफेयर वाले में जोड़ेंगे। तो हम लोग जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इंडियन पॉलिटी का, और हमारा 25 क्वेश्चन जो शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटी का बचा था उसको हमने इस दूसरे फेज में सॉल्व कर लिया। अब हम अगले फेज में मेरे भाई अगला अपना टेस्ट नंबर जो टेस्ट नंबर दूसरा लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए, खास करके बिहार पीसीएस जो भी है, और आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सभी को आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार।